गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो हम लोगों ने कल कैपेसिटेंस लास्ट जो देखी थी उसमें कैपेसिटेंस सी इज टू क्या देखी थी, ए अपसिलॉन नॉट डी। यानी किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्लेट्स जो दोनों प्लेट्स आप यूज़ कर रहे हैं उनका एरिया कितना है। अपसिलॉन नॉट यानी कि इनके बीच में एग्जिस्टिंग मीडियम जो है उनकी परमिटिविटी कितनी है, और डी यानी इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है। ठीक है, ये इस फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी, यानी कि इसके शेप साइज स्ट्रक्चर एंड द मीडियम। ठीक है, इस और ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, अगर इसकी वैल्यू चेंज करें तो उस पर भी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर सकती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब है, या फिर सिंपली ऐसा केस लेंगे जिसमें हम लोग अपसिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है, अपसिलॉन नॉट की वैल्यू से बड़ी अपसिलॉन को वैल्यू के वाले वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में कैपेसिटेंस वैल्यू अपसिलॉन के बढ़ने के साथ बढ़ रही है। ठीक है, उससे पहले लास्ट टाइम हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखी थी। एक क्वेश्चन क्या था कि 1 फराड। ठीक है, हम लोग आज पहला जो हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम लोग ये चेक करने का कोशिश करेंगे कि क्या 1 फराड की वैल्यू, ठीक है, कितनी बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, तो क्वेश्चन क्या है, ए कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज 1 फराड। ठीक है, हम लोगों को चेक करना है 1 फराड कितनी बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम बिटवीन द प्लेट्स इज 1 सेंटीमीटर, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है दोनों के बीच में। देन फाइंड द टोटल एरिया ऑफ कैपेसिटर, आपको एरिया फाइंड करना है कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है हमारा, तो सारे वैल्यूज़ को हम लोग पहले जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लिए। ठीक है, वो हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, 1 फराड गिवन है, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर था, तो उसको कन्वर्ट कर लिए मीटर में, वो 10⁻⁻² मीटर हो गया। ठीक है, अब C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी था, हम लोगों को एरिया निकालना है। तो A विल बी इक्वल टू, यहाँ से ये C से D मल्टीप्लाइड हो गया, डिवाइड में आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो A इक्वल टू सी डी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोगों के पास C की भी वैल्यू पता है, D की भी वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दी है। 1F, ठीक है, D का सेपरेशन की वैल्यू 10⁻⁻² मीटर, एंड दी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 10⁻⁻12 है, यहाँ पे ऊपर में 10⁻⁻2 है, तो 10 ये कट के हो जाएगा हमारा, यहाँ नीचे डिवाइड में 10⁻⁻10। ठीक है, बाकी ऊपर में तो कोई टर्म नहीं है, तो सिंपली 1 बाई डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻10। अगर आप इसको एक जस्ट अप्रोक्सीमेट करो, ठीक है, तो आपका एरिया जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, लगभग लगभग 10⁻9 मीटर स्क्वायर। ये काफ़ी बड़ी एरिया हो गई। ठीक है, 10⁻9 मीटर स्क्वायर के लगभग आ जा रही है। ठीक है, और इसके लिए आपको लेंथ और ब्रेथ कितना रखना होगा प्लेट्स का, एटलीस्ट 30 किलोमीटर की, यानी कि 30 किलोमीटर के साइज का अगर लेंथ और ब्रेथ का अगर आप एक प्लेट कंसिडर करते हो, तब जो उसकी कैपेसिटेंस होगी वो 1 फराड होगा। इससे ये एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि 1 फराड बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होती है। और इन जनरल जब हम लोग कैपेसिटर्स के केसेस में जब कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ लेते हैं तो हमेशा माइक्रो फराड में या इवन पीको फराड के केसेस में लेते हैं। ठीक है, माइक्रो यानी 10⁻⁻6, पीको यानी 10⁻⁻12। ठीक है, इस रेंज पे हम लोग काम करते हैं। ओके, चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, हम लोग की टॉपिक क्या है कि अफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहले डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में याद करते हैं। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या थी, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वैसे थे, वैसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कह रहे थे। वे शोज डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। तो कैसा कैसा इलेक्ट्रिसिटी के अलॉन्ग था, पहली थी कि वो अपने आप को करंट के अपने थ्रू, ठीक है, करंट्स को पास नहीं करने देंगे, यानी बेसिकली वो बाय नेचर इंसुलेटर्स थे। और सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या थी, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस तरह के पार्टिकल को, इस तरह के सब्सटेंस को उठा करके रखते हो, तो आप क्या देखोगे कि उनकी जो डाइपोल्स हैं, ठीक है, उनके जो डाइपोल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे
जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस पे अलाइन होते हैं और खुद के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हमारा ईपी, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को जब डाइपोल रेंडमली अलाइनमेंट था और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, सारे के सारे डाइपोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइन हुए, इस प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन कहते थे। इसमें भी डाइलेक्ट्रिक में दो तरह के डाइलेक्ट्रिक थे, एक नॉन पोलर, एक पोलर। ठीक है, पोलर मतलब जिसमें पहले से डाइपोल एग्जिस्ट करता है, नॉन पोलर जिसमें डाइपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई करोगे तब उनमें डाइपोल्स का क्रिएशन होगा और वो डाइपोल्स अलाइन होंगे जस्ट अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी खुद के अंदर इनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यहाँ पे हम लोग के काम आने वाली चीज़ है कि अगर आप इधर से एक ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इसके अंदर एक ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, अपने आप पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और तो अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सब्सटेंस के अंदर पूछोगे तो कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस ईपी, यही हो जाएगा ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो इसकी वैल्यू अगर 100 है और यहाँ पे 10 हुई तो इसका मतलब है कि इस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने आप 90 हो जाएगी। ठीक है, हम लोग इसी प्रॉपर्टी पे काम करेंगे। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हम लोगों ने क्या करी है कि एक कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर है, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है जिसका, ठीक है, विड्थ हमारा कितना है, जिसका विड्थ हमारा टी है। और जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से यहाँ के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होता अगर वैक्यूम होती, और यहाँ से यहाँ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में से ईपी को हटा देना होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है, और इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई नॉट है। तो अगर ये स्लैब टी है तो इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना हमारा डी है ना, और आपने स्लैब कितना डाला टी, तो कितना एरिया बच गया, कितना लेंथ बच गया, तो डी माइनस टी बच गया। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट है, और टी तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो पहले अगर वैक्यूम होती है तो कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस क्या होता है, सी नॉट इजकल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी, ये हम लोगों ने पहले निकाला है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ठीक है, अब हम लोगों ने स्लैब डाला जिसका लेंथ टी है, अभी भी छोटी सी स्पेस खाली रह जा रही है जिसका लेंथ कितने के बराबर है, डी माइनस टी के, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट। ठीक है, और टी लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी, ई। अब याद करो v इजकल टू क्या था, ई इंटू डी था, डी इज दी लेंथ। ठीक है, तो ई नॉट, ई हमारे कितने लेंथ तक के लिए है, ठीक है, ई नॉट हमारे कितने के लिए है, डी माइनस टी के लिए है। ठीक है, प्लस टोटल पोटेंशियल आपसे पूछा जाए तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे भी देखोगे जहाँ पे वैक्यूम है, और टोटल पोटेंशियल यहाँ पे भी देखोगे, तो उस केस में आप क्या देखोगे कि आपकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, ई नॉट डी माइनस टी, इस और इस एरिया के लिए, और इस एरिया के लिए आपका पोटेंशियल हो जाएगा ई इंटू टी। ठीक है, ई इंटू टी, क्यों, v इजकल टू डी इंटू ई होता है, ई इज डी इज सेपरेशन, जहाँ पे भी जिस पर्टिकुलर लेंथ के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू देखना चाहते हो वो लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना चाहते हो इन गैपिंग्स के लिए और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का लेंथ हमारा टी था तो हम लोगों ने टी लिख दिया, और यहाँ पे डी माइनस टी है, तो डी माइनस टी के लिए हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट है। ठीक है, अब हम लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का डेफिनेशन याद करो, पीछे जा करके देखना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का डेफिनेशन था कि नेट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड डिवाइडेड बाय नेट फील्ड। ठीक है, तो नेट फील्ड हमारा कितना है, ई। ठीक है, ये हम लोगों का बेसिक ये इसका डेफिनेशन में था, जा करके देख लेना। तो यहाँ से ई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट बाई के, बस हम लोगों ने यही किया है, ई नॉट बाई के लिया, इस ई के जगह पे ई नॉट बाई पुट कर दिया और ई नॉट को बाहर निकाल लिए, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो गया। फर्दर इसको किए, ये माइनस टी है, ये टी प्लस के है, तो इसको फर्दर किए तो टी ब्रैकेट में 1 बाई के माइनस 1 हो गया। ये करके देखना, बहुत सिंपली हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर फर्दर आगे बढ़ो तो याद करो, यहाँ पे इस स्टेप पे आते हैं, ई नॉट इजकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे लिख दिया, तो याद करो कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में या फिर किसी भी प्लेट्स में अगर कोई चार्जेस होते थे तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ठीक है, वो हमारा कैसे निकलता था, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के केसेस, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पे निकलता था। ठीक है,
ये हम लोगों ने डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स में भी लिखा था, और कैपेसिटर्स के केस में निकाला भी था। तो हम लोगों ने बस ई नॉट इजकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया। अब सिग्मा हमारा क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, विच इज बेसिकली सिग्मा बाई विच इज बेसिकली इक्वल टू टोटल चार्ज Q बाई ए, यानी हम मान रहे हैं कि कैपेसिटर में अंदर कितना चार्ज है, Q है, ठीक है, और उसकी एरिया कितनी है, A है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा कितना है, चार्ज बाय एरिया, ठीक है, चार्ज बाय एरिया यानी Q बाई ए। तो सिग्मा सिग्मा के जगह पे हम लोग Q बाई ए पुट कर रहे हैं, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D प्लस T 1/K माइनस 1 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको फर्दर अब कैपेसिटेंस निकालोगे कि अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद का जो कैपेसिटेंस है, तो क्या हमारा आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ है, Q, और टोटल पोटेंशियल हमारा कितना है, V। आपने अभी अभी V की वैल्यू निकाली है, इस V की वैल्यू अगर पुट करते हो, ठीक है, तो Q से Q कट जाएगी और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और ये जो है टर्म D प्लस T 1/K माइनस 1 डिवाइड में रह जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा टर्म याद करो, k की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि E बाई के इजकल टू एप्सिलॉन ई एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही था ना। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि डाइलेक्ट्रिक के केस में ई नॉट की वैल्यू हमेशा ई से ग्रेटर होती थी, यानी के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ओके। अगर के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो 1/k की वैल्यू हमेशा स्मॉलर देन 1 होगी, है ना। क्यों, क्योंकि अगर ये 1/10 है, सपोज अगर k की वैल्यू 10 है, तो ये हो गया 0.1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये स्मॉलर है 1 से, यानी 1/k की वैल्यू हमेशा स्मॉलर होगी 1 से, 1/k की वैल्यू हमेशा स्मॉलर होगी 1 से। अगर 1 की वैल्यू हमेशा स्मॉलर होगी 1 से, तो अगर स्मॉलर वैल्यू मान लो कि 0.1 आया, अब उसमें से आप -1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -0.9 हो जाएगा ना। यानी कि ये जो टर्म है, कौन सा टर्म, 1/k माइनस 1, वो हमेशा क्या आएगा, 1/k माइनस 1 हमेशा डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या आएगा, हमेशा आएगा नेगेटिव। ये टर्म हमेशा का हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर ये नेगेटिव है, तो होल टर्म ये नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आपको क्या मिल रहा है, d माइनस समथिंग, सपोज x, यानी d की वैल्यू सम टर्म से डिक्रीज कर रही है ना। तो यहाँ पे देखो c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d माइनस समथिंग x है, ठीक है। और इससे क्या पता चल रहा है कि d की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और अगर d की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ये रिलेशन पे देखोगे तो c की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी ना, ठीक है। देखो c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट d है माइनस x है, और यहाँ पे c नॉट इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट d है। c का रिलेशन d के साथ क्या है, 1/d। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। यहाँ पे देखो d की वैल्यू में -x जा रहा है ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इसमें तो फिक्स्ड है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई, इसकी वैल्यू फिक्स है। इसका मतलब है, इससे हम लोग क्या पता चलता है हम लोगों को, कि जो c की वैल्यू है, यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट कर दिया, उसको हम लोग c ले रहे हैं, तो उस केस में आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जा रहा है, वो भी कितने टर्म से डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इतने टर्म से इंक्रीज कर जा रहा है, यानी आपको इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने स्लैब कितने लेंथ का लिया है, इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपका जो वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। देखो डाइलेक्ट्रिक के केस में हम लोगों को ये बात पहले से पता था कि अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है एप्सिलॉन नॉट की। अगर आप सिंपली इसी टर्म पे भी काम करो, तो a एप्सिलॉन नॉट d है, ठीक है, बेट a c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट d है, c नॉट इक्वल टू, एंड c इक्वल टू a एप्सिलॉन d है। आइडेंटिकल प्लेट्स हमारे, वहाँ कैपेसिटर हमारा आइडेंटिकल है, और हम लोगों को पहले पता है कि डाइलेक्ट्रिक्स के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से बड़ा होगा। तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि c की भी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी c नॉट से, ठीक है। ये ऐसे ही लिटरली पता था हम लोगों को, हम लोगों ने उसी को मैथमेटिकली डिराइव करके निकाला कि एग्जैक्टली कितने टर्म से इंक्रीज करेगा आपका कैपेसिटर,
ठीक है। तो ये बात हम लोगों को पहले से पता था कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा? तो इतना इंक्रीज करेगा। कितने कितने वेट का हम लोग स्लैब डालेंगे तो कितना इंक्रीज करेगा? तो इतना इंक्रीज करेगा। ये जो हम लोगों ने निकाला कि अगर टी लेंथ का आप स्लैब डालते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट आएगा वो ये है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि हमने क्या किया कि ये प्लेट्स थे, इसके बीच में मैंने एक स्लैब डाला था जिसका लेंथ कितना था? टी था। अब यहीं से फर्दर इसी स्टेज से आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है कि इफ टी इजकल टू डी, ठीक है, इफ टी इजकल टू डी कहने का मतलब हुआ कि अगर width of the dielectric slab is equal to the separation between the plates, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे किसी तरह का गैपिंग नहीं। अब जो आप प्लेट रख रहे हो वो पूरे के पूरे सेपरेशन पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, T इज इक्वल टू डी। तो उस सिचुएशन पे आपको फाइंड करना है कि कैपेसिटेंस C हमारा क्या होगा, ठीक है। जब पूरा का पूरा स्लैब कैपेसिटर्स के बीच में इंसर्ट किया हुआ हो तो उस कंडीशन पे आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी दी कैपेसिटेंस, और आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सी नॉट बाई सी, ठीक है, सी नॉट बाई सी की रेशियो भी फाइंड करनी है। ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग फाइंड करो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ द width of the dielectric slab is equal to the separation between the plates, ठीक है। और ये भी फाइंड करो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ when vacuum when the medium is vacuum to the when the medium is dielectric, ठीक है। दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस है उसकी रेशियो भी फाइंड करनी है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ओके।